नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। क्या 1857 की क्रांति, इसी के और क्या क्या नाम है वो देखो। शस्त्र विद्रोह, सिपाही मैटूनी विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपसे ऐसे पूछ रहे कि 1857 की क्रांति है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, और ये पूछ सकता है कि किस किस शासक ने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्या कारण था। किसी भी टाइप से आपसे वो पूछ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सारी बातें बताई जाएगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन प्राइजेज 1 दिसंबर से 15% तक इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो 1 तारीख से पहले ले लीजिएगा। यहीं पर दोस्तों आप सभी के लिए एनडीए का नया बैच लाइव हो चुका है। रक्षक एनडीए 1 2022 कंप्लीट बैच कोर्स है दोस्तों। 1 दिसंबर से बैच को स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च तक जो है ये बैच चलने वाला है। यहीं पर अगर हम बात करें तो एनडीए के रिजल्ट में 1500 से भी ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। विक्रमादित्य बैच भी आपका लाइव हो चुका है दोस्तों। डिटेल्ड बैच कोर्स है इंडियन कोस्ट गार्ड का, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टीच किया जाएगा। स्क्रीन पर आप सभी एजुकेटर्स भी देख सकते हो। यहीं पर आप सभी के लिए दोस्तों अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि एनडीए कैटेगरी के लिए आ चुका है दोस्तों, जिसमें आपको राइज अ हैंड का फीचर मिलेगा, आस्क अ डाउट फीचर मिलेगा और सभी बेनिफिट आपको मिलेंगे जो नॉर्मल प्लस पर मिलते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को। यहाँ पर प्राइस अगर हम बात करें तो 6 महीने का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 7040 का है, लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो 8448 रुपये का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मेरा रेफरल कोड इंडियन इस्तेमाल करते हो तो ये जो प्राइस आपको दे रखे हैं इस पर आपको और 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। भाई जो भी आपको सब्सक्रिप्शन में प्राइस है उसमें 10% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको सिंपली कैटेगरी चूज कर लेनी है, देन आपको टेन्योर चूज करना है, देन उसके बाद दोस्तों हैव रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना भाई इंडियन। जैसे ही आप इंडियन एंटर करते हो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों इंडियन कोड एंटर करते ही। यहीं पर अगर आप नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो कैटेगरी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड चूज कीजिएगा, टेन्योर चूज कीजिएगा एंड हैव अ रेफरल कोड में इंडियन एंटर कर दीजिएगा। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्री स्पेशल क्लासेस को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर। मेरा इनवाइट कोड इंडियन है दोस्तों। मॉर्निंग में 9 AM पर, 1 PM पर, 6 PM पर और 9 PM पर क्लासेस चलती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप साथ के साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहे। मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूं कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहे, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस समय पढ़ते वक्त ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको वीडियो देखने में तो 1 घंटा लगता है कम से कम, और नोट्स आप 10 मिनट में उसको रिवाइज कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को। पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि इसके अदर क्या नाम है। शस्त्र विद्रोह, सिपाही मैटूनी विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये 3 इसके नाम हैं। आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में हुआ। सिपाही मैटूनी विद्रोह कब हुआ? 1857 में हुआ। शस्त्र विद्रोह कब हुआ? 1857 में हुआ। कंफ्यूज मत होना कि ये मैटूनी विद्रोह आ गया और हमने तो स्वतंत्रता पढ़ा, तो ये तीनों नाम इसी के हैं। तो बात करते हैं कि जो शस्त्र विद्रोह है यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये कब स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। लेकिन इसकी डेट कब रखी गई थी? इसकी डेट रखी गई थी 31 मई 1857 को इसकी डेट रखी गई थी कि भाई 31 मई को ये स्वतंत्रता संग्राम करेंगे हम अंग्रेजों के साथ। लेकिन ये कुछ कारणों से 10 मई को ही स्टार्ट हो गया। तो एक बार लिख लेते हैं ये बात। इसकी तारीख 31 मई 1857 रखी गई थी, परंतु कुछ कारणवश से यह 10 मई 1857 को मेरठ, कहाँ से? मेरठ से शुरू हो गया।
ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो गया? मेरठ से, और 10 मई 1857 को। बात करें और इसमें प्रारंभ की, लिख लो आप भी कि प्रारंभ कहाँ कहाँ से, या ये लिख लो, यह बात कहाँ से शुरू हुई कि भाई 1857 की क्रांति होगी। तो जनवरी के अंदर, जनवरी 1857 में एक जगह दमदम, जनवरी 1857 ईस्वी में दमदम है, जो बांग्लादेश के पास है, पश्चिम बंगाल की तरफ। दमदम में पहले बात पहुंची कि भाई ये विद्रोह होगा। पहले कहाँ पर बात पहुंची? तो जनवरी 1857 में दमदम में पहुंची। सेकंड बात करें, फरवरी 1857 में बहरामपुर में यह बात पहुंची। और फिर बात करते हैं कि मार्च में, मार्च के अंदर बैरकपुर छावनी, क्या नाम बताया मैंने? बैरकपुर छावनी में यह बात पहुंची। ठीक है, कि 1857 की क्रांति होनी है। यह बात शुरू में कहां पर पहुंची? दमदम, फिर बहरामपुर और बैरकपुर में। अब बैरकपुर का नाम आते ही आपको कौन याद आने चाहिए? तो मंगल पांडे याद आने चाहिए आपको। कौन आने चाहिए? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे के बारे में आपको बताता हूं। मंगल पांडे ने क्या किया? दो अंग्रेजों पर, किन पर? दो अंग्रेजों पर, जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उन पर गोली चला दी और उनको मार दिया। देखो, मंगल पांडे ने बैरकपुर में दो ब्रिटिश अंग्रेजों, एक तो थे ब्यूरसन, यानी सार्जेंट ब्यूरसन, लिख लो आप, सार्जेंट ब्यूरसन। और जो दूसरे थे वो थे लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग नाम था इनका, बाग थे, बाग पर गोलियां चला दी व उनको मार दिया। किनको मार दिया? मंगल पांडे है जो, उन्होंने गोलियां चलाई। बैरकपुर की बात है ये। दो अंग्रेज थे, सार्जेंट ब्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों को मार दिया। फिर क्या बात होती है? इन्होंने मार दिया तो अंग्रेज भड़क गए, और अंग्रेज भड़क गए तो फिर क्या होता है? 29 मार्च, क्या डेट है? 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में, उसी जगह पर बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे आ गए यहां पर। इसका एक नारा भी था। नारा देखो, इन्होंने एक नारा दिया था, काफी बार पूछा भी गया है कि मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, नारा दिया, यानी एक स्लोगन दिया। ठीक है, किसने दिया? मंगल पांडे ने, कि मारो फिरंगी को, ये नारा दिया था। और इनकी मृत्यु कब कर दी गई, यानी फांसी पर कब लटका दिए गए? 29 मार्च 1857 को। ये डेट भी पूछी गई है कई बार कि जो मंगल पांडे है उसको कब फांसी पर लटकाया गया। तो कब लटकाया गया? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जगह पर। और इसका नारा क्या था? मारो फिरंगी को, ये नारा दिया। बात करें इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के
PM। तो नाम है पार्मस्टन। पूछा गया ये क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी PM कौन थे। तो पूरा नाम बात करें तो थर्ड पार्मस्टन नाम है इनका, तो ये थे पार्मस्टन। आगे बात करें हम इसमें, तो आगे जानते हैं इसके बारे में कि कारण क्या था इस युद्ध का। ये युद्ध हुआ, इसका कारण क्या था। तो कई कारण थे, वो देखो। फर्स्ट की बात करें तो तात्कालिक कारण, सेकंड की बात करें तो भाई राजनीतिक कारण, थर्ड की बात करें सामाजिक एवं धार्मिक कारण, और फोर्थ की बात करें सैनिक कारण। ठीक है, ये इतने कारण थे इसके। अब मैं आपको बताता हूं कि तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण में ये बात थी कि जब ये विद्रोह हुआ ना, उस समय ऐसे कारतूस दिए गए सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को, जिसको ऐसे उस कारतूसों को मुंह से ऐसे छीनना होता था, जैसे मुंह से ऐसे छीनना होता था। तो उन कारतूसों पर सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का लेप होता था। किसकी? सूअर एवं गाय की चर्बी का लेप होता था। तो जो अपने भारतीय सैनिक थे वो इस बात से नाराज हो गए कि हम इस जो कारतूस है इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर तो जो गाय हमारी माता है हम उसको पूजते हैं, तो उसका लेप और एक सूअर का लेप है, तो उसको मना कर दिया उन्होंने उसको प्रयोग करने से उसका। तो इस कारण ये तात्कालिक कारण हुआ। लिख देता हूं मैं, चर्बी वाले कारतूस पूछा गया है ये क्वेश्चन में, वो एग्जाम में, कि जो 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या था। तो क्या था? तात्कालिक कारण था, जो चर्बी वाले कारतूस। ये इंपोर्टेंट बनता है, मेन कारण यही है इसका, जो चर्बी वाले कारतूस है। किस किस की चर्बी थी? गाय एवं सूअर की। ठीक है, इसकी प्रयोग होता था, लेप लगा होता था। अब इसके बाद आता है जो सेकंड नंबर पर, वो आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या आएगा? जैसा आपको पता है कि डलहौजी के समय में क्या नीति चलाई थी उन्होंने? विलय नीति चलाई थी, जो वो दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेते थे। तो जो विलय नीति थी उसके कारण, क्योंकि सतारा, झांसी, ये कई जो अवध है ये मिला लिए थे उन्होंने, इस कारण राजनीतिक कारण हो गया। सेकंड बात करें, अवध को 1856 में मिला था, वो कारण हो गया कुशासन की नीति के तहत। डलहौजी द्वारा कुशासन नीति जो 1856 में मिलाया अवध। ठीक है, वो और भाई सतारा, झांसी, ये जो इतने पंजाब, इन सभी को मिला लिया था। ये सारे कारण राजनीतिक कारण हो गए। थर्ड नंबर पे बात आता है सामाजिक एवं धार्मिक। ये समझने की बात है, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। इसमें ये बातें बोली गई है कि जो सामाजिक, जो ईसाई धर्म था ना, उसको एंट्री दी गई अंग्रेजों के द्वारा भारत में। एक एक्ट था 1813 चार्टर एक्ट। ये देखो इसमें आता है 1813 चार्टर एक्ट था। पूछा भी गया कि चार्टर एक्ट कब पारित हुआ, तो 1813 में एक्ट था। ये एक्ट क्या था? इसके अंदर ईसाइयों को भारत के अंदर आने गया, प्रवेश दिया गया आने के लिए, कि आप आ सकते हो भारत में रहने के लिए। किसको? ईसाइयों को। तो लिख लो एक बार, ईसाइयों को परमिशन भारत आने की। ठीक है, फिर क्या हुआ? भारत आने की परमिशन मिल गई इनको। फिर ये ईसाई क्या करते हैं? अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं, यानी सभी जो भी भारत के अंदर और अदर धर्म के थे उनको भी ये बोलते हैं कि आप भी ईसाई धर्म अपनाओ। उनको भी ईसाई धर्म अपनाना चाहते थे, यानी पूरे भारत को ईसाई धर्म बनाना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि ये बोला गया इसके अंदर अंग्रेजों ने कि जो व्यक्ति भारतीय हो वो अगर ईसाई धर्म अपनाता है ना, तो उसकी पूर्वजों की जमीन, जो पूर्वजों की जमीन है उसकी, वो वैसे की वैसी बनी रहेगी। यदि कोई
ईसाई धर्म अपनाता हो, और यदि कोई ईसाई धर्म न अपनाता हो तो उसकी जमीन है जो वो छीन ली जाएगी, उसका पैतृक जमीन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो ये बोला गया था, तो इसलिए इंपोर्टेंट है 1813 चार्टर एक्ट। ठीक है, ईसाई धर्म को भारत में प्रवेश के लिए आया गया था ये एक्ट। इसके बाद आता है सैनिक कारण। सैनिक कारण तो बहुत ज़्यादा थे, क्या क्या थे वो देखो। एक तो सैनिक जो भर्ती थे, ये रेशो पूछा गया एक बार, तो रेशो देखो 5:1, यानी 5 तो इंडिया के और 1 था जो वो ब्रिटिश। ये रेशो था, 5 सैनिक तो इंडिया के थे और 1 था वो ब्रिटिश था। लेकिन धोखाधड़ी क्या करते थे, ये जो इंडिया के सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनके साथ ये मतलब कि कम तो वेतन देते थे। फर्स्ट कारण बना कि कम वेतन देना उनके कंपेयर में ब्रिटिश के। सेकंड ये बनता है कि जो समुद्र पार बर्मा में भेजना होता था लड़ने के लिए, तो किसको भेजते थे, भारतीयों को भेजते थे। लेकिन भारतीय जो समुद्र को पार करके जाना अछूत मानते थे। क्या मानते थे, अछूत। इस कारण वो जाने के लिए मना कर देते थे, लेकिन ब्रिटिश उसको भेजना चाहते थे, और वो अपने ब्रिटिश सैनिकों को नहीं भेजना चाहते थे, तो इंडिया वालों को भेजना चाहते थे। थर्ड अगर कारण की बात करें, थर्ड कारण ये रहेगा कि जो सैलरी है वो इनको कम दी जाती थी, और एक जो चार्ट ये क्या नाम है, सैनिक का जो समुद्र पार जाने का एक बिल पास किया गया कि आपको जाना होगा, तो वो कब हुआ, तो 1856 में। वो बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर लिख देता हूं मैं ऐसे करके, समुद्र पार जाने का बिल पास कब हुआ, 1856 में। बर्मा की तरफ जाना होता था। ठीक है, तो भारतीय के लिए बिल पास किया गया कि भाई आपको जाना होगा 1856 में। डेट पूछी जाती है कि बिल कब पास किया गया था समुद्र पार जाने के लिए, तो 1856 में। तीसरा कारण ये बनता है, भारतीय लोग थे जो वो दाढ़ी मूछ रखना पसंद करते थे। क्या पसंद करते थे, दाढ़ी मूछ रखना पसंद करते थे जो सैनिक थे भारत के। लेकिन ब्रिटिश उनको उनकी इस पसंद को नकार देते थे कि नहीं भाई आप दाढ़ी मूछ नहीं रख सकते, इसलिए उनको खुश नहीं रख पाते थे इंडिया वालों को ये ब्रिटिश वाले। तो ये कई कारण थे जो इंडिया और ब्रिटिश के बीच हुए। अब आगे हम जान लेते हैं कि इसके अंदर किस किस ने पार्टिसिपेट किया और ये युद्ध कहाँ से कहाँ तक गया। अब वो देख लेते हैं कि किस शासक ने कहाँ से इसमें पार्टिसिपेट किया, अब वो जानते हैं एक बार हम। आगे देखो दोस्तों, विस्तार की बात करें, 1857 की क्रांति का विस्तार कहाँ तक गया। शुरुआत में बंगाल से स्टार्ट हुआ, ये बंगाल तक बात पहुंची थी, फिर उसके बाद कहाँ गई, मेरठ। मेरठ से कहाँ पर 10 मई से जो चले थे मेरठ से, वो फिर कहाँ पर पहुंचे, दिल्ली। तो बंगाल, मेरठ और दिल्ली ऐसे गई है। अब एक बार देख लो, इसमें 10 मई को सैनिकों ने मेरठ पर हमला बोलकर, मेरठ में लिखो, मेरठ में अंग्रेजों पर हमला बोलकर अंग्रेजों पर हमला बोलकर कैद सैनिकों, जो भारतीय कैद सैनिक थे, कैद सैनिकों को छुड़ाकर वह उनके हथियारों को लूटकर, यानी अंग्रेजों के हथियार लेकर लूटकर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली कब पहुंचे, तो 11 तारीख को पहुंचे, यानी 11 मई को, 11 मई को दिल्ली पहुंचे 1857। फिर क्या होता है, 11 मई को ये दिल्ली पहुंच के फिर 12 मई को ये अपने लीडरशिप चुनते हैं। वो देखो
12 मई 1857 को लीडरशिप यानी शासक चुना इन्होंने, शासक चुना। और कौन चुना वो, तो आपको पता होगा, बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। इनको ऐसा बोला जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह भी थे। कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह भी थे बहादुर शाह जफर। और इसको क्या क्या किया गया? लीडरशिप यानी शासक चुना गया सैनिकों द्वारा, भारतीय सैनिकों द्वारा। उस समय ये बहादुर शाह जफर काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी सैनिक नहीं माने, बोले कि आप ही हमारे लीडरशिप होंगे। फिर ये उस बात से मान गए और लीडरशिप बन गए। फिर आगे क्या होता है अब ये बता देता हूँ मैं आपको कि लखनऊ से किसने पार्टिसिपेट किया, बिहार से किसने, कानपुर से किसने, वो देखो। अब यहाँ बना देता हूँ मैं पॉइंट। विभिन्न स्थानों से पार्टिसिपेट किसने किया, यानी किन किन शासकों ने इस 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया यानी साथ दिया, वो देखो। फर्स्ट की बात करें हम, लखनऊ। लखनऊ से है हजरत बेगम। सेकंड की बात करें हम, कानपुर। कानपुर से कौन है? नाना साहिब। जो नाना साहिब है ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहिब। थर्ड पे हम बात करें, फिर आता है बिहार। बिहार से है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। बिहार से कौन हो गए? वीर कुंवर सिंह। जो नाना साहिब है इनकी हेल्प तात्या टोपे ने भी की थी। किसने की थी? तात्या टोपे ने। और साथ के साथ झांसी की रानी की भी हेल्प किसने की थी? तात्या टोपे ने। फोर्थ नंबर पे आता है झांसी। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। बचपन का नाम इनका मन्नू था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मन्नू था। इस 1857 की क्रांति में क्यों पार्टिसिपेट किया इसने जो ये रानी लक्ष्मीबाई है, इसका कारण ये था कि इसकी पति की मृत्यु के बाद, रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद ये चाहती थी कि इसका गोद लिया हुआ पुत्र, जो इन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र था, वो झांसी का राजा बने। ये झांसी की रानी चाहती थी कि मेरा पुत्र जो गोद लिया हुआ था वो राजा बने, परंतु जो अंग्रेज थे उन्होंने इसकी इस मांग को ठुकरा दिया था। तो इस मांग को ठुकराने के कारण ये भी मतलब कि क्रांति में पार्टिसिपेट किया कि मैं भी इसमें लड़ूंगी। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, फिफ्थ ग्वालियर से, ठीक है, ग्वालियर से थे। और बात करें एक तात्या टोपे भी थे। तात्या टोपे, ठीक है, ग्वालियर से भी थे एक शासक। और कौन थे? तात्या टोपे भी थे, जिन्होंने इस युद्ध में यानी इस क्रांति में पार्टिसिपेट किया। माना जाता है कि ये ऐसी क्रांति थी कि सभी को ऐसा लग रहा था कि भारत ही से विजयी होगा, यानी जीत की ओर आशंका हो रही थी। परंतु क्या कारण रहा कि जो भारतीय सैनिक थे वो नहीं जीत पाए? उसका कारण ये था, एक तो सेना थी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे वो, और दूसरा प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। क्या नहीं थे? प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। एक बार मैं लिख देता हूं कारण। कारण क्या क्या रहा वो देखो। एक तो मैंने क्या बताया, प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे।
राजाओं का आपसी तालमेल ठीक नहीं था। सेकंड पॉइंट बना देते हैं, राजाओं का जो आपसी तालमेल था, आपसी तालमेल वो अच्छा नहीं था। और थर्ड की बात करें, इस विद्रोह में केवल उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी उसके अंदर, इस क्रांति के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। कौन सी जगह के लोगों ने? केवल उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत ने तो इसमें हिस्सा तक नहीं लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सैनिकों ने क्रांति में पार्टिसिपेट किया, परंतु कौन सी साइड के लोगों ने नहीं किया? दक्षिण, यानी दक्षिण के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, दक्षिण वाला पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में किसने हिस्सा नहीं लिया था या किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? दक्षिण साइड के लोगों ने, यानी दक्षिण साइड के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। दक्षिण साइड जैसे आप बोल रहे हो क्या होता है, तो जैसे ये अब हमारे इंडिया के नीचे होता है ना, ऐसे इधर ऐसे हो गया, तो इधर इस दक्षिण साइड वालों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिसे पेनिनसुला इंडिया भी बोला जाता है, यानी प्रायद्वीपीय भारत। तो इस साइड वालों लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, यही कारण था जिससे भारतीय हार गए थे। और बात जाने इसके अंदर और क्या कुछ रहेगी वो देखो एक बार। तो फ्रेंड्स, अब हम जो करने वाले हैं वो 1857 की क्रांति से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो उन्हें देखते हैं एक बार। जो 1857 की क्रांति है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब हम उनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? जो मैंने आपको बताया है, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के, ये तो मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है अवध पर सहायक संधि कब सौंपी गई? ये देखो, अवध पर सहायक संधि कब सौंपी गई? कब सौंपी गई थी? 1801 ईस्वी में, ठीक है। और अवध को जो विल्य नीति द्वारा, किस नीति द्वारा? विल्य नीति द्वारा, यानी सहायक संधि थी जो, उसके द्वारा कब्जा किया गया। कब? सहायक संधि द्वारा कब्जा किया गया 1856 ईस्वी में। कुशासन कारण रहा इसका, ठीक है। अवध से ये जो राज्य था वो छीन लिया गया था 1856 में, कुशासन कारण रहा। फिर आगे आता है, कंपनी ने सैनिकों के लिए समुद्र पार जाने वाला संबंधित कानून कब पास किया? जो मैंने आपको बताया था बीच में, समुद्र पार जाने वाले सैनिकों के लिए बिल पास कब किया गया? तो मैंने आपको बताया था 1856 में पास किया गया। जो भारतीय सैनिक थे वो समुद्र पार करके जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अछूत मानते थे समुद्र पार करना, इसलिए उसके लिए बिल पास किया गया 1856 में। तो ये पूछा गया था। फिर आता है, मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया और कहां पर लटकाया गया? मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया एवं क्यों लटकाया गया? कारण तो इसका ये रहेगा क्योंकि उसने दो जो अंग्रेज थे, शासक थे, उन पर गोली चला दी थी। एक तो सार्जेंट था, उसके ऊपर ब्यूरसन पर, और एक जो लेफ्टिनेंट बाग थे उन पर गोली चला दी थी। कारण ये था, लेकिन कब दी गई? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी,
बैरकपुर छावनी। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था मेरठ से, और 1857 में 10 मई से स्टार्ट हुआ था। 31 मई डेट रखी गई थी, लेकिन 10 मई से स्टार्ट हो गया था। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे सैनिक, और 12 मई को बहादुर शाह जफर को जो लीडरशिप है या शासक बना दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, जो मैंने आपको बोला था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण तो वही है चर्बी वाले कारतूस। क्या रहेगा? चर्बी वाले कारतूस। इसके बाद क्वेश्चन बनता है तांत्या टोपे सेनापति था। किसका सेनापति था तांत्या टोपे? तांत्या टोपे सेनापति था नाना साहिब का, जो कि मैंने आपको बता दिया था। नाना साहिब का क्या था? सेनापति। रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, कब मारी गई थी और किसने मारी? रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, तो ये जून 1858 में हीरोज द्वारा मारी गई। ठीक है, किसके द्वारा मारी गई? नाम पूछा जाता है कि जो झांसी की रानी है वो किसके द्वारा मारी गई थी? हीरोज द्वारा, और 1858 के अंदर जून। नाम याद रखना आप, हीरोज, इसने इनको मारा था। और झांसी को बचाते हुए, जो झांसी का किला था उसको बचाते हुए जो झांसी की रानी है वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। इसके बाद आता है चीन में ताइपिंग विद्रोह किसके नेतृत्व में चला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसी के साथ चला था ये। चीन में ताइपिंग ये चला था 1850 से 60 के बीच। 1850 से 60 के बीच चला था। इसी टाइम पीरियड के समय चीन में ताइपिंग विद्रोह किसके नेतृत्व में चला? तो बताओ किसके नेतृत्व में चला? हांग जी कुआंग, ये नाम है, हांग जी कुआंग के नेतृत्व में चला। फिर आता है ताइपिंग विद्रोह संबंधित था, किस धर्म से संबंधित था? ये विद्रोह है जो ईसाई धर्म से संबंधित था, ईसाई धर्म से रिलेटेड था, यानी संबंधित था। पूछा भी गया है कि जो ताइपिंग विद्रोह किस धर्म से संबंधित था, तो किससे था? ईसाई धर्म से। और 1850 से 1860 के बीच तक ये चला, और चाइना में चला। नेतृत्व हांग जी कुआंग ने किया था। फिर आता है कि 1857 का विद्रोह शुरू किया, किसने शुरू किया था? सैनिकों ने किया था। किसने किया था? सैनिकों ने। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के दौरान? ये देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर, भारतीय या भारत लिखो आप, भारत का गवर्नर जनरल था। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने एक बात बोली थी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी भी गई कई एग्जाम में। देखो क्या बोली गई थी। लॉर्ड कैनिंग ने बोला था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह पदवी को समाप्त कर दिया जाएगा। किसने बोला था ये?
ये बोला था लॉर्ड कैनिंग ने। और कब बोला था, ये डेट भी याद रखनी है आपको, 1856 में। कब बोला था, 1856 में बोला था कि जो लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद ये ऐसे अकेले होंगे शासक जो बादशाह की उपाधि लगाएंगे। इसके बाद जो भी इसके बेटे होंगे, जो बहादुर शाह जफर है, उसको बादशाह की पदवी न देकर केवल राजकुमार बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, राजकुमार। तो 1856 में यह पदवी समाप्त कर दी गई थी। किसके द्वारा बोला गया था, लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हम यहीं पर गलती कर देते हैं, नाम याद नहीं रखते। तो नाम पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु के बाद जो बादशाह की पदवी है वो किसने समाप्त करने की बोली थी, तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बोली थी। तो नोट करके डाल लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो देखो, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था, ये भी पूछा गया है। नाना साहिब है जो, उसका दूसरा नाम क्या था, तो इधर लिख देता हूं, नाना साहिब दूसरा नाम, इसका नाम था धोंदू पंत। क्या नाम था, धोंदू पंत, ये इनका दूसरा नाम था। फिर आता है, भारत में सिविल सर्विसेज का सूत्रपात किया, किसने किया, कॉर्नवालिस ने। सिविल सर्विसेज का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और फिर एक बहादुर शाह जफर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो देखो एक बार, इधर बता देता हूं मैं। बहादुर शाह जफर, एक तो ये बोला जाता है कि ये अंतिम मुगल बादशाह थे। क्या थे, अंतिम मुगल बादशाह थे। अंतिम मुगल बादशाह। और सेकंड क्या बोला जाता है, जो बहादुर शाह जफर थे ये इस क्रांति के समय बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, और ये इस क्रांति में इसलिए पार्टिसिपेट किया बहादुर शाह जफर ने क्योंकि इसके पुत्रों को ये बोला गया था कि आपकी मृत्यु के बाद, इसको बोला गया था बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा कि आपकी मृत्यु के बाद आपके बच्चों को लाल किले में नहीं रहने दिया जाएगा, वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये बोला था। तो इस कारण गुस्सा होकर के इन्होंने सैनिकों का साथ दिया, भारतीय सैनिकों का साथ दिया। और फिर इसको क्या हुआ, 1858 के अंदर बहादुर शाह जफर को और इनकी पत्नी थी, क्या नाम था, जिन्नत महल, पत्नी का क्या नाम था, जिन्नत महल, दोनों को बर्मा में रंगून जेल है, बर्मा के अंदर कौन सी जेल है, रंगून, वहाँ पर भेज दिया गया। कारावास की सज़ा सुनाकर, अंग्रेजों द्वारा इनको कारावास की सज़ा सुना दी और वहाँ पर भेज दिया गया। कब, 1858 में। और 1862 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो और देख लो एक बार, 1858 में रंगून यानी बर्मा जेल भेजा, कारावास देकर, ठीक है। और एक पॉइंट बनता, पत्नी कौन थी, जिन्नत महल। पूछा गया कि बहादुर शाह जफर की पत्नी का क्या नाम था, जिन्नत महल, लिख देता हूँ, पत्नी थी। और इसको साथ भेज दिया गया था, पत्नी को भी। और फिर मृत्यु कब हो जाती है बहादुर शाह जफर की, 1862 ईस्वी में, ठीक है। 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और लीडरशिप ये रहेगा 1857 की क्रांति का। तो फ्रेंड्स, जो हमारी 1857 की क्रांति है ये संपूर्ण मैंने आपको बता दी है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या कारण रहा, सारा मैंने डिटेल से बता दिया है। और इसके साथ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दिया है कि किस टाइप से पूछते हैं एग्जाम में, यहाँ से 1857 की क्रांति से किस टाइप से पूछे जाते हैं। वो सारी जो भी डिटेल मैंने आपको करानी थी वो करा दी है। अब अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन उठता है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर दोगे, लेकिन आपको ये जो डेट है ये याद करनी होगी कि कब लॉर्ड कैनिंग ने बोला था। तो ये इसके आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहोगे तो आपको डेट भी याद रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।